सत्य नहीं उसी का नाम है ना जो कर रहे हैं। इतना ही बात है ना, इतना देर क्या किया बुद्धि लगाओ से बाबा। प्लीज सत्य और मिथ्या के बारे में आप और थोड़ा खुलासा करें तो सबको ज्यादा समझ में आएगा। सब शांति पर्वत करें, बैठिए और प्लीज ब्रिंग योर चेयर्स हियर नियर बाय। बाबा को बोलने दो। अरे वो जो शब्द है वो लिख के दिया जाए तो नहीं वो अपने सब क्लियर हो जाएगा। यू टू राइट इट बेटर। बाबा doesn't need just one song. इतने सारे इंटरप्रेटर्स बैठे हैं। Then you have to leave it. अपना इंटरप्रिटेशन he already answered जा रहा है। थोड़ा सा अच्छी तरह वो अभी से फिर मैं दूसरा उनको तैयार किया था, अपने मन को तैयार किया। फोन आ रहा है ना तो मोबाइल नहीं You understood? होना और रहना। मेरे को आप अगर थोड़ी सी इजाजत दें तो एक बार मैं बाबा का परिचय दे दूं। वो तरीके से उसके बाद फिर थोड़ा सा चर्चा जो है वो स्ट्रीमलाइन होगा। ठीक बात है। मैं ये वाला माइक ये बैठो ना, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठो, आप बैठो बाबा, आपका मन हल्ला नहीं। मुझे लगता है कि अभी सभी लोग जो आमंत्रित थे वो सभी आ चुके हैं। मैं सबका सुनील भाई के परिवार की ओर से सबका स्वागत करता हूं। और आज हमारे बीच में पूज्य बाबा जी हैं। बाबा नागराज जी के बारे में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं ताकि आप उनकी पृष्ठभूमि समझ सकेंगे और उसके बाद हम लोग जो संवाद करना चाहते हैं वो किसी एक सार्थक दिशा में, किसी एक निष्कर्षात्मक स्थिति में हम पहुंच पाएंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाबा जी जो हैं वो कर्नाटक के हासन डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे और आपका जन्म वेद मूर्ति परिवार में हुआ था। तो कर्नाटक में एक ऐसा वेद मूर्ति परिवार है जहाँ पर 600 साल से वेदों को बचपन से ही कंठस्थ करा दिया जाता है। और आपके मामा का जो परिवार था वो शंकराचार्यों को दीक्षित करने वाला परिवार था। जो कांची काम कोठी पीठ के जो शंकराचार्य होते हैं उन शंकराचार्यों को दीक्षित करने का काम जो है वो और उनको वेद का उच्चारण सिखाने का काम आपके मामा का परिवार करता था। बाबा जी बहुत छोटी उम्र के थे, तभी से इनके परिवार को जो सम्मान मिलता था वो सम्मान इनको भी मिलता था। अभी जिस तरीके से हम लोगों के बीच में सहज रूप में उपस्थित हैं इस तरीके से वेद मूर्ति परिवार नहीं होते। वेद मूर्ति परिवारों की एक बड़ी प्रतिष्ठा होती है और उनको लोग स्पर्श भी नहीं कर सकते। तो जब बाबा बहुत छोटी उम्र में थे तब इनके मन में एक प्रश्न पैदा हुआ कि मेरा क्यों सम्मान करते हैं लोग और मेरे परिवार ने संसार को ऐसा क्या दे दिया है जिसके कारण मेरे परिवार का लोग सम्मान करते हैं। इस पे उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए और ऐसी कोई चीज़ उनको समझ में नहीं आई जिसमें वो ये समझ पाए कि सम्मान इस कारण से देते हैं। केवल वेद को याद कर लेना, उसको रिपीट कर देना, उसका उच्चारण सीख लेना, क्या इससे कोई व्यक्ति सम्मान का पात्र हो जाता है? इस तरीके का प्रश्न जो है इस तरीके का विचार आपके मन में बहुत बाल्यकाल की अवस्था से ही पैदा हो गया। दूसरी बात है कि इनका जो परिवार है, जैसा बाबा जी बताते हैं कि उनके 10-15 पीढ़ी का जितना भी उनको जानकारी है, हर पीढ़ी में 1-2 व्यक्ति सन्यासी हो जाते हैं। उनमें से कई लोगों ने साधना में भूमिगत समाधियाँ ले ली, उनके कई के चबूतरे जो हैं बने हुए। आपके परिवार के भी बहुत सारे लोग अभी भी सन्यासी हैं। उसमें से एक इनके परिवार के व्यक्ति जो हैं वो बनारस में बहुत प्रतिष्ठित सन्यासी के रूप में, जिनसे मेरी भी मुलाकात हुई। मतलब एक ऐसा परिवार है जो परंपरा में जीता हुआ, परंपरा को अभिव्यक्त करता हुआ, परंपरा के अनुसार साधना करता हुआ पीढ़ी दर पीढ़ी चला है। उस परिवार के व्यक्ति जो है वो हमारे बीच में है। बाबा के मन में एक फिर दूसरा प्रश्न ये पैदा हुआ कि ये कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ऐसा क्यों कहा जाता है? उनके मन में ये बात पैदा हुई कि जैसे आम के पेड़ से आम का पेड़ पैदा होता है, आदमी से आदमी पैदा होता है, तो छोटी उम्र में आपके मन में भी ये विचार आया कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि ब्रह्म को सत्य कहते हैं
और सत्य से कहते हैं कि जो संसार है वो मिथ्या है और ये मिथ्या संसार जो है वो सत्य से पैदा हुआ है। इस तरीके की बात जो है वेदांत में कही गई है। आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। अब इस मिथ्या शब्द का क्या अर्थ है, ये इंटरप्रिटेशन की बात है। एक इंटरप्रिटेशन बाबा जी का हो सकता है, दूसरा इंटरप्रिटेशन आपके बीच में बैठे हुए आदरणीय डॉक्टर डोंगरे साहब जैसा कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। वेदों की ऋचाओं के बहुत सारे इंटरप्रिटेशन बहुत सारे विद्वानों ने किए और इसीलिए किस इंटरप्रिटेशन को मानव समाज सही माने, इसको लेकर बड़ी एक समस्या भी हो गई। और जैसे मैंने बहुत सारे मार्क्सवादी साहित्य को पढ़ा है जिसमें वेदों की ऋचाओं का उल्लेख करते हुए वो ये बताते हैं कि जो अस्तित्व है वो संघर्ष, अस्तित्व में संघर्षभूत स्वभाव और वेद उसकी पुष्टि करता है। मैं ऐसे बहुत सारे रेफरेंस दे सकता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है और सत्य में कोई संघर्ष, कोई द्वंद्व, कोई डायलेक्ट, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, एक हार्मोनियस होता है ना। तो ये इंटरप्रिटेशन की जो समस्या है वो भारतीय समाज की भी समस्या है। जैसे गीता की 1000 से ज्यादा टीकाएं हैं। प्रश्न ये उठता है कि भारतीय समाज या भारतीय जनमानस या भारतीय मनीषा किस टीका को सही माने, है ना, और उसके आधार पे किस आचरण को पहचाने और फिर वो आचरण शिक्षा की वस्तु बने, विधि की वस्तु बने, व्यवस्था की वस्तु बने और इस तरीके से वो सभ्यता और संस्कृति की वस्तु बन पाए। ये एक बड़ी समस्या हमारे सामने रही और हम लोग जो भी जितनी भी दर्शन परंपराएं हैं, जितनी भी संप्रदाय परंपराएं हैं, जितनी भी आध्यात्मिक परंपराएं हैं, ऐसी किसी भी वस्तु की व्याख्या नहीं कर पाई जो मानवत्व के रूप में, व्यक्ति में आचरण के रूप में आती हो। उस आचरण को पहचान के उसको शिक्षा की वस्तु बनाया गया हो। शिक्षा की वस्तु जो है उसका अध्ययन करने के बाद उससे कोई विधि निकलती हो और उस विधि के आधार पे कोई संविधान हमने पहचाना हो। ऐसी कोई भी चीज़ को हम नहीं पहचान पाए और उसके कारण मानवत्व के आधार पे, मानवता के आधार पे कोई विधि और कोई व्यवस्था, कोई सभ्यता और कोई संस्कृति जो है वो अभी परंपरा में पहचानने में नहीं आती। ठीक है, ये एक समस्या है और उसके कारण हम भारतीय लोगों ने, यदि हम पिछले भारत के इतिहास को विश्लेषित करने की कोशिश करें, आप जो मेन जो शब्द है उसको इंग्लिश में यूज करें, सब समझेंगे। पीछे एकदम प्योर हिंदी के मत यूज करें, थोड़ा इंग्लिश ये भी समझ में आएगा, सब समझ आएगा। यदि कोई ऐसा शब्द समझ में नहीं आए तो सब समझ रहे हैं। संविधान इज कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे ख्याल से संविधान बहुत कॉमन शब्द है। यदि उसमें कोई शब्द ऐसा आ जाता है कि जो समझ में नहीं आता तो आप उससे पूछ लें, हाथ उठा के पूछ लें, है ना? हाँ बस। संविधान का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसी को हिंदी में संविधान कहते हैं। जैसे भारत का संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी, तो प्रश्न ये उठता है कि हमारे पास वर्तमान में दो प्रकार के वाद हैं। एक है जिसको हम कहते हैं भौतिकवाद, है ना, जो पश्चिम से आया है। भौतिकवाद के मूल में जो मूल अवधारणाएं हैं, वो मूल अवधारणाएं जिस तरीके से कहती हैं कि जो अस्तित्व है उसके मूल में एक कॉन्फ्लिक्ट या एक द्वंद्व या एक क्योस जैसी कोई चीज है। वो ये कहते हैं कि ये पूरा जो एग्जिस्टेंस है वो एक क्योटिक फिनोमेना से पैदा हुआ। मार्क्स के शब्दों में वो कहते हैं कि ये डायलेक्ट है और इसलिए उसके लिए जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है उसको डायलेक्टिक मटेरियलिज्म कहते हैं। डायलेक्टिक मटेरियलिज्म। यदि हम पूरे विश्वविद्यालयों की और स्कूलों की शिक्षा वस्तु को, पढ़ाई जाने वाली जो शिक्षा की सामग्री है, मटेरियल है, यदि हम उसको एवेल्युएट करें, उसको देखें, तो हमको ये पता लगता है कि वो सारी संपूर्ण शिक्षा की वस्तु भौतिकवाद के आधार पे अनुप्राणित है, मतलब उसी की रोशनी में तैयार की गई है। उन्हीं के सिद्धांतों के आधार पे हमारी संपूर्ण शिक्षा की वस्तु, जिसको हम कहते हैं विज्ञान शिक्षा, जिसको हम कह रहे हैं कला की शिक्षा, जिसको हम कह रहे हैं कि कॉमर्स की शिक्षा, है ना, वो सारी की सारी शिक्षा के मूल में जो सिद्धांत है वो भौतिकवादी सिद्धांत है। भौतिकवाद के आधार पे डिजाइंड
सामग्री है ना। और उसके कारण शिक्षा की वस्तु में जो समस्या पैदा हुई है उसको बाबा जी ने पहचाना। उन्होंने ये कहा कि जो विज्ञान शिक्षा है वो अस्थिरता और अनिश्चितता की ओर चली गई। अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी। अनिश्चितता स्थिरता मूलक विधि से बताया। अस्थिरता अनिश्चितता मूलक विधि से अस्तित्व को व्याख्यायित करने का प्रयास जो है भौतिकवाद में हुआ। और उसके उन सिद्धांतों के आधार पे जो हमारा समाज शास्त्र है उसमें बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज को जगह दी गई, जिसको हम लोग सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कहते हैं, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कहते हैं या साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कहते हैं, है ना। उसमें ये कहा गया कि समाज जो है वो संघर्ष ही करता रहता है। मतलब समाज का जो बेसिक बिहेवियर है वो आपस में लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए विकास की ओर जाने की प्रवृत्ति है, ऐसा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के माध्यम में जो है कहा गया। तो इन सारी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के आधार पे, क्योटिक थ्योरी के आधार पे और जिसको हम कहते हैं कि अस्थिरता अनिश्चितता मूलक विज्ञान के आधार पे जो भी शिक्षा की वस्तु तैयार हुई है उस शिक्षा की वस्तु से मानव समाज और ये पृथ्वी और पर्यावरण, ये तीनों जो है वो संकटग्रस्त हो गया। जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो गया, इस सबको हम लोग जानते ही हैं। और ये जो प्रदूषण है ये दो ह्यूमन लाइफ में, इसको हम लोग कहें कि 150 साल या 200 साल में ही ये प्रदूषण ज़्यादा बढ़ा है, जिसको हम आधुनिक शिक्षा कहते हैं। आधुनिक शिक्षा भी 200 साल की है और ज़्यादा पीछे जाएंगे तो 400 साल होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। इन 200 साल में प्रदूषण भी बढ़ा, धरती भी बीमार हो गई, मानव का जो आचरण है वो आचरण और ज़्यादा अस्थिर अनिश्चित हो गया। बच्चों के अंदर बहुत प्रकार की गलत प्रवृत्तियां देखने को मिल रही हैं, मूल्यों का पतन हो रहा है, संबंधों की जो मर्यादा है वो खत्म हो रही है, संबंधों में जो मूल्य होते थे उन मूल्यों का ह्रास हो रहा है। इस तरीके से दुनिया में जितने भी अच्छे चिंतक लोग हैं वो इस तरीके से इसको एवेल्युएट करते ही हैं, इस तरीके से उसकी समीक्षा करते ही हैं। ये सब हम लोगों को पता ही है। मतलब इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें मैं कोई नई बात को कह रहा हूँ, लेकिन मैं केवल इतना बता रहा हूँ कि ये जो भौतिकवादी विचार है या भौतिकवाद है, जिसको हम डायलेक्टिक मटेरियलिज्म कहते हैं, इसके आधार पे जो संपूर्ण शिक्षा की वस्तु बनी वो हमारे बच्चों ने वो शिक्षा ग्रहण की और ग्रहण करने के बाद उनमें कोई प्रकार के विकार देखने को मिलते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कि वो सोसाइटी कंज्यूमरिज्म की ओर चली गई, है ना। जो समाज शास्त्र है, यदि हम मानव समाज का समाज शास्त्र कहें तो वो भोगवाद की ओर चला गया, है ना। यदि हम मानव समाज के अर्थशास्त्र को समझने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे जो है हम लाभ और लोभ और प्रलोभन इस तरीके का अर्थशास्त्र जो है या ऐसे सिद्धांतों को हम अर्थशास्त्र में प्रतिपादित कर रहे हैं, व्याख्याएं दे रहे हैं, थ्योरी की बात कर रहे हैं, जो मानव के अंदर लोभ को, लालच को और प्रलोभन को बढ़ाने वाली, और उसके कारण सारा जो अर्थ चिंतन है वो सुविधा संग्रह की ओर चला गया। लोग ये मानते हैं कि सुख क्या है, सुविधाओं का संग्रह कर लेना सुख है। इसको एवेल्युएट करने पे पता लगता है कि सुविधाओं के संग्रह का कोई तृप्ति बिंदु नहीं है और इसलिए मानव के सुख की निरंतरता की कोई भी संभावना सुविधा के संग्रह में नहीं। तीसरी जो बात है, जो मनोविज्ञान है, यदि हम मनोविज्ञान को हम देखते हैं, समाज के मनोविज्ञान की अभी मैं बात कर रहा हूँ, बाद में जो विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में पढ़ाए जाने वाले मनोविज्ञान पे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो यदि हम मीडिया के कंटेंट को देखें, यदि हम एजुकेशन के कंटेंट को देखें और समाज में जो जनवाद है, मतलब जो आपस में बच्चे और मानव समाज जो आपस में बातचीत करता है, यदि हम उसको विश्लेषित करें तो उसमें काम वासना की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं और ये पिछले 20 साल में ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। ये पिछले 200 साल में ज़्यादा बढ़ी है, पिछले 40 साल में भी ज़्यादा बढ़ी। और ये आप इंडियन जो मीडिया है, यदि उसके कंटेंट को एवेल्युएट करें तो इंडियन मीडिया के कंटेंट में 20 साल में बहुत ज़्यादा